Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel Arts of the Classes। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की रिवीजन सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और IDE से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो सबसे पहली चीज हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल टू डायग्रामेटिकली डिपिक्ट द लॉजिक ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। यदि किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्राम को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उस डायग्राम को हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। ठीक है, जब हम लोगों को एल्गोरिथम सिखाया जाता है सब स्टार्टिंग के अंदर तो हम लोगों को बताया जाता है कि हम किस तरीके से यहाँ पे इनपुट लेने के लिए सिंबल यूज करते हैं, देन हम उस सिंबल को किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, देन उस प्रोसेस से जो आउटपुट आता है उसके बेसिस पे किस तरीके से हम लोग डिसीजन लेते हैं डायमंड वाले आइकन के थ्रू। तो इस तरीके से हमारे पास में फ्लो चार्ट बनता है पूरे प्रोग्राम का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में class members of a class in C++ programs are by default। C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर क्लास के जितने भी मेंबर्स जो बनते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट मेंबर्स होते हैं। आउटसाइड ऑफ द क्लास वी कांट एक्सेस देम। ठीक है, क्लास के बाहर यदि हम लोग उसको डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास में an object-oriented programming concept that refers to the ability of a variable, function and the object to take an multiple forms is। जब कभी भी आपके मल्टीपल फॉर्म्स की बात की जाती है, जैसे सपोज टू बी मल्टीपल फॉर्म्स का क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ पे यदि हम प्लस ऑपरेटर की बात करते हैं और ये हम इन्हें इंटीजर के केस में लगाया तो इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करके आउटपुट देता है हमें 5। ठीक है, इसी जगह पे यदि मैंने ये जो इनपुट था वो आपका स्ट्रिंग टाइप का होता है या कैरेक्टर टाइप का होता है, इस सेंस के अंदर कि सिंगल कोट में मैंने वैल्यूज को लिखा है, देन इन दोनों का मैंने एडिशन परफॉर्म किया होता है डबल कोट के साथ में, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ जाता है 23, क्योंकि ये वैल्यूज अब एडिशन परफॉर्म ना करके क्या परफॉर्म करते, कॉन्केटिनेशन परफॉर्म करते और आउटपुट आ जाता 23 वाले स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके एक ऑपरेटर है प्लस जिसके दो फॉर्म्स हो गए, एक में वो एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं और एक में वो कॉन्केटिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके के जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ आते हैं हमारे पास मल्टीपल फॉर्म्स डिफाइन करने के लिए, पॉलीमॉर्फिज्म में आते हैं, जिसके अंदर हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी आ जाता है और ऑपरेटर जो फंक्शन ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा उसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपके पास में द डिक्लेरेशन इंट एरे 5/2 विल अलोकेट हाउ मेनी बाइट्स। यदि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एरे बना हुआ है जिसके अंदर कितनी रोज है, 5 तो यहाँ पे रोज है जिनकी इंडेक्सिंग 0 से लेकर के 4 तक चलने वाली है। देन उसके बाद में 2 इसके कॉलम्स है तो जिसके अंदर 0 और 1 2 कॉलम है। ठीक है, मतलब इनकी इंडेक्सिंग 0 एंड 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो कितने अलोकेशन की बात की जा रही है, 5 × 2 मतलब 10 अलोकेशन की बात की जा रही है। बट हर एक जो इंटीजर की जो अलोकेशन है वो कितने चाहिए होते हैं, या तो 2 बाइट चाहिए होते हैं या 4 बाइट चाहिए होते हैं, ये आपके कंपाइलर पर डिपेंड करता है, ये चीज फिक्स नहीं है। ठीक है, तो उस केस में यदि वो 2 बाइट लेता है तो 20 चाहिए होगा, यदि वो 4 बाइट लेता है तो 40 चाहिए होगा। तो इस केस में आपका ए और सी दोनों आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास में विच इज नॉट ए डेटा टाइप इन सी, इनमें से कौन सा सी के अंदर डेटा टाइप नहीं है, तो फ्लोट, इंट और कैरेक्टर तीनों डेटा टाइप आपके सी लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, पर क्लास एक कीवर्ड है, ये कोई डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपके पास में द फॉलोइंग टू C language statements are equivalent to the n equals to pointer of address Q। ठीक है, तो यहाँ पे एस्ट्रिक और एम्परसेंड एंड क्यू का वर्किंग हो रही है, तो यहाँ का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, जैसे सिंपल सी बात हो क्या रही है यहाँ पे, नेक्स्ट है द फॉलोइंग टू C language statements are equivalent to n equals to asterisk ampersand and q। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, जैसे सपोज टू बी ये एक वेरिएबल है q,
ठीक है। इस क्यू वेरिएबल का हमारे पास में एड्रेस है 101 सपोज टू बी, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू रखी हुई है वो रखी हुई है आपके पास में 15। अब उस केस में हमारे पास में एन में क्या चाह रहा है, एन के अंदर सबसे पहली वैल्यू तो हम लोगों ने क्या देख रहे हैं 101 देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने m% की बात कर रहे हैं और m% का क्या मतलब है, इसके एड्रेस की बात कर रहे हैं। तो m% क्या हो रहा है 101। अब इस 101 के एस्ट्रिक की बात करें, इसके पॉइंटर की बात करें, इसका मतलब क्या हुआ कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू रखी हुई है वो वैल्यू आप लोग निकाल रहे हो। तो एस्ट्रिक लगाने से क्या वैल्यू निकल रही है 15 निकल रहा है। तो अल्टीमेटली आपके एन के अंदर वैल्यूज क्या ट्रांसफर हो रही है 15 ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि m% को आपने p में डाल दिया तो p के अंदर क्या चला गया 101 चला गया है। देन उसके बाद में उसके ऊपर एस्ट्रिक लगाया, मतलब उसके एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश की। तो 101 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 15 है, तो n के अंदर क्या वैल्यू चली जाएगी 15 चली जाएगी, ठीक है। अभी घुमा फिरा की बात की हुई है, पहले q में एड्रेस डालो, मतलब क्यू के एड्रेस को पी में डालो, देन उसके पर्टिकुलर जो एड्रेस है उसके पॉइंटर की वैल्यू उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। तो हम लोग डायरेक्टली ये भी तो बोल सकते हैं एन इक्वल्स टू क्यू डाल दो तो भी आपकी वैल्यूज डायरेक्टली एन के अंदर जो भी क्यू में वैल्यू होगी वो एज इट इज कितनी चली जाएगी 15 चली जाएगी। तो इसका कहने का मतलब घुमा फिरा की बात तो यही हुई। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपके पास में ब्लैंक एरर अराइज ड्यू टू इनकरेक्ट यूज ऑफ सिंटैक्स। जब आप सिंटैक्टिकल एरर होती है, मतलब कोड में कहीं ना कहीं आपने टाइपिंग मिस्टेक की है, कोई जो उसका जो कीवर्ड था या फिर जो उसका डेटा टाइप था उसको गलत तरीके से लिखा है, कहीं सेमीकोलन नहीं लगाया, कहीं ब्रेसेस नहीं लगाया, तो उस तरीके की एरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं सिंटैक्स एरर बोलते हैं। और ये सिंटैक्स एरर्स कब आती है जब प्रोग्राम को आप कंपाइल कर रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। लिंकिंग एरर कब आती है जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, सिंटैक्टिकली कंप्लीटली करेक्ट है, जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब उसके बाद जो भी आपने हेडर फाइल्स लगाई है वो अटैच नहीं हो पाती है, आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन उसको कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन के टाइम पे नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे जो एरर्स अगर होती है वो लिंकिंग एरर्स होती है, ठीक है। रन टाइम एरर जो होती है वो होती है आपकी लॉजिकल एरर, जब कई बार आपने गलती से कोई ऐसे इंडेक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करो जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में आपके रन टाइम एरर्स होती है। या फिर किसी भी नंबर को आपने डिवाइडेड बाय 0 किया, ठीक है, ऑल्दो 0 इज एन इंटीजर नंबर, इन दैट सिनेरियो यहाँ पे अल्टीमेट आंसर क्या आ रहा है इनफाइनाइट, तो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, तो वो आपकी एक रन टाइम एरर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में COBOL and Pascal are the examples of following programming language। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या फिर ऑब्जेक्ट बेस्ड है या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब COBOL स्टार्टिंग के अंदर आई थी 2002 से पहले की बात है, तब तक तो ये एक प्रोसीजरल और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, पर 2002 के बाद में जब इसका न्यू एडिशन आया तब से ये हमेशा क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमेशा इसका आंसर आ जाएगा ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। नेक्स्ट है इन कन्वर्जन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज द सिंटैक्स एनालिसिस पार्ट इज कॉल्ड एज। यदि हमारी कोई भी लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, तो उस केस में जो सिंटैक्स एनालिसिस है उस पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग उसको पार्सिंग बोलते हैं, ठीक है। जनरली जब भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज से जब मशीन कोड में कन्वर्ट होता है तो कंपाइलर के 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है लेक्सिकल एनालिसिस, जिसके अंदर आपका जो भी कोड है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं टोकन बोलते हैं या फिर आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में सिंटैक्स एनालिसिस किया जाता है। सिंटैक्स एनालिसिस मतलब उस पार्सिंग के अंदर हम लोग उसके कोड को ग्रामर से चेक करते हैं कि वो सिंटैक्टिकली हमारे ग्रामर से मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, कि उसका जो फॉर्मेट है वो कंप्लीटली सही भी है कि नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद में जब सिंटैक्स एनालिसिस हो जाता है देन उसके बाद में हम लोग सिमेंटिक एनालिसिस चेक करते हैं, देन आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कंपाइलेशन में पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे सिंटैक्स एनालिसिस में आंसर हो जाएगा पार्सिंग। नेक्स्ट आपके पास में द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। जो बेसिक कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो किसने बनाया था, ये आपके जॉन वॉन न्यूमन ने बनाया था, जो अभी भी वही आर्किटेक्चर अभी भी यूज किया जा रहा है। जो बेसिक आर्किटेक्चर वो अभी भी जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा जो आर्किटेक्चर दिया गया था उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं।
नेक्स्ट है इन्वेंटर ऑफ सी लैंग्वेज इज, तो सी लैंग्वेज का इन्वेंटर है आपके डेनिस रिची, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड वेरिएबल नेम इन सी लैंग्वेज, यहाँ पे से कौन सा इनवैलिड वेरिएबल नेम है। अब यहाँ पे इस केस में देखो st डॉट नेम है, st और अंडरस्कोर नेम, st नेम और st12 नेम, तो ये सारे अलाउड है। कौन सा अलाउड नहीं है, ए वाला अलाउड नहीं है। ये ऐसा लग रहा है या तो किसी स्ट्रक्चर का वेरिएबल है या फिर किसी क्लास का वेरिएबल है, क्योंकि क्लास के नेम के बाद में डॉट से हम लोग मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाते हैं या स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाते हैं। कभी भी डॉट जो है हम लोग कभी भी नेम के अंदर आइडेंटिफायर के अंदर नहीं अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा st डॉट नेम। नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉलोइंग, तो यहाँ पे जो नीचे डिफाइन किया हुआ वो क्या चीज है, एक्सटर्न इंट आई, ये एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं डिक्लेरेशन है इंटीजर वेरिएबल आई का, ठीक है। यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं है क्योंकि हमने उसको इनिशियलाइज नहीं किया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी डिक्लेरेशन। नेक्स्ट आपके पास में इन ए सी प्रोग्राम कांस्टेंट इज डिफाइंड, कांस्टेंट को कैसे डिफाइन किया गया है, आफ्टर द मेन, बिफोर मेन, एनीवेयर बट स्टार्टिंग ऑन ए न्यू लाइन। तो जब भी आप कांस्टेंट की बात करते हो तो कांस्टेंट को आपके प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी डिफाइन किया जा सकता है, ये कंपल्शन नहीं है कि आप उसको टॉप ऑफ द प्रोग्राम पे ही उसको स्पेसिफाई करो, ठीक है। कहीं पे भी कर सकते हो बट वो कहाँ पे होना चाहिए, एक नई लाइन के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी एग्जिस्टिंग लाइन के अंदर आपने कांस्टेंट को अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट, इनमें से कौन सा सिंटैक्टिकली करेक्ट है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है 4 जिसके अंदर डबल सेमीकोलन एंड लास्ट में सेमीकोलन लगाया हुआ है वो सिंटैक्टिकली कंप्लीटली करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर हमें पता है कि 4 के अंदर 3 स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन लास्ट में होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। तो उस केस में तीनों को हमने यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो यहाँ पे बट स्पेस कितने हैं, 3 के एलोकेशन की स्पेस है जहाँ पे कंडीशंस और इनिशियलाइजेशंस आने चाहिए थे, ठीक है। तो ये आपका सिंटैक्टिकली बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है if the two strings are identical then string comparison function returns, तो जब हम दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन करते हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन का यूज करके, तो वहां पे 3 वैल्यूज अराइज होती हैं, एक होती है 0, एक होती है 1 और एक होती है -1। 0 कब आता है, जब दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं। 1 कब आता है, जो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है सेकेंड वाली स्ट्रिंग से बड़ी होती है, बड़ी इन द सेंस उसके जो आस्काई वैल्यू उसके कैरेक्टर्स की वो आपके सेकंड वाले की आस्काई वैल्यू से ज्यादा होती है, उस केस में 1 अराइज होता है। नेगेटिव वैल्यूज कब आती है, जो पहले वाली जो स्ट्रिंग है वो आपके सेकंड वाले से छोटी होती है, तो उस केस में -1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यदि वो आइडेंटिकल है तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में द रूल ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इन सी इज, जब हम टाइप कन्वर्जन करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर इम्प्लिसिटली होता है, जैसे सपोज टू बी आप फ्लोट वैल्यू को और इंटीजर वैल्यू का एडिशन कर रहे हो, जैसे 2 + 3 पॉइंट आपने ऐड किया 5, तो यहाँ पे एडिशन जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी 5.5 आएगी। क्यों आएगी 5.5, क्योंकि यहाँ पे 3.5 फ्लोट टाइप का है और ये आपका इंटीजर टाइप का है। दोनों में से बड़ा कौन सा है, फ्लोट ज्यादा बड़ा है क्योंकि इसकी साइज बड़ी होती है आपके इंटीजर के कंपैरिजन में। तो ये आपका जो इंटीजर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 2.0 हो जाएगा। देन इन दोनों का ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, एडिशन होगा, देन 2.0 + 3.5 = 5.5 होगा और अल्टीमेटली आपको वैल्यूज असाइन कर देगा 5.5। बट जहां पे वैल्यूज असाइन हो रही है वो किस टाइप का होना चाहिए, फ्लोट टाइप का होगा, ठीक है। यदि ये इंटीजर टाइप का है तो उस केस में यहाँ पे ओनली वैल्यू 5 ही आएगी, पीछे वाली वैल्यूज को ट्रंकेट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन किस तरीके से होता है, जो कि छोटे से बड़े की तरफ होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इंटीजर हमारे पास में है, साइंड इंटीजर है, तो वो अनसाइंड इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, अनसाइंड फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोट डबल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ j एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम इज, जहां पे क्या है आपका फंक्शन दिया हुआ इंट इंक्रीमेंट इंट i। अब यहाँ पे इंट जो है वो क्या है आपका रिटर्न टाइप है,
अंदर जो आपका पैरामीटर है वो आपका लोकल पैरामीटर आई है, ठीक है। उसके अंदर आपने एक वेरिएबल बनाया है, वो है स्टैटिक टाइप का। स्टैटिक वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं? ये एक ही बार डिक्लेयर होते हैं, बार बार डिक्लेरेशन नहीं होता एक वेरिएबल का, बार बार असाइनमेंट हो सकता है, ठीक है। इनमें एडिशन परफॉर्म कर सकते हो, बट इसका जो रियल एग्जिस्टेंस है वो एक ही होता है, इसकी कॉपीज नहीं बनती। जैसे यहाँ पे हमने बना दिया काउंट, तो यहाँ पे एक बार काउंट बन गया, वो फाइन है, ठीक है। और उसके बाद में शुरू के अंदर वैल्यूज कौन से असाइन हो गई? 0 असाइन हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? काउंट प्लस आई। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आई की यहाँ पे पास होने वाली है उसको हम लोग काउंट में ऐड करते जाएंगे और इस काउंट की वैल्यू को रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब इसकी कॉलिंग क्या हो रही है? मेन फंक्शन के अंदर। कैसे हो रही है? फॉर लूप आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4 आई प्लस प्लस, और यहाँ पे फॉर लूप में लिखा हुआ j इक्वल्स टू इंक्रीमेंट आई। तो यहाँ पे ये इंक्रीमेंट आई फंक्शन कितनी बार कॉल होगा? जितनी बार यहाँ पे फॉर लूप चलेगा। तो फॉर लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा। कब कब चलेगा? जब i की वैल्यू 0 है, जब i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 2 है, एंड i की वैल्यू 3 है, एंड लास्ट i की वैल्यू 4 है। तो इतने टाइम्स तक आपका फॉर लूप चलेगा और इतने टाइम ही आपका इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा। तो सबसे पहले जब कॉल होगा i की वैल्यू जब 0 जाएगी, तो 0 जाकर के वैल्यूज क्या हो जाएगी? इस केस में काउंट के स्टैटिक वेरिएबल बन जाएगा, देन उसकी वैल्यू 0 सेट हो जाएगी, देन 0 के अंदर जो यहाँ पे पास हुआ 0, 0 को अंदर 0 को ऐड करेंगे तो काउंट की वैल्यू वापस से 0, एंड ये रिटर्न कर देगा 0 को। तो उस केस में j की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। फिर अगेन दोबारा फॉर लूप चलेगा और इस केस में आपकी वैल्यू क्या चली गई? 1 चली गई i के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग वैल्यू 0 थी, i की वैल्यू 1 हो गई, तो वैल्यू क्या बन गई? 1। देन ये रिटर्न क्या करेगा? 1 रिटर्न करेगा नेक्स्ट केस के अंदर। सेकेंड टाइम में क्या होगा? सॉरी, थर्ड टाइम में क्या होगा? यहाँ पे i की वैल्यू क्या पास हो जाएगी? 2 पास हो जाएगी। अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू यदि ऑलरेडी 1 है, पहले वाली इटरेशन में यदि 1 थी, तो अब यहाँ पे i की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में? 2 आ गई। तो दोनों का एडिशन होकर वैल्यू क्या बन गई? 3 बन गई। तो यहाँ पे वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो कितने वैल्यू रिटर्न करेगा? 3 रिटर्न करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में फिर वापस से क्या हो जाएगा कि आपके काउंट की वैल्यू यहाँ तो अभी तक क्या हो गई? 3 हो गई। अब नेक्स्ट टाइम में वापस से किससे कॉल करेगा? यहाँ पे 3 से इसने इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी 3 है उसके साथ में 3 का एडिशन हो जाएगा और वैल्यू क्या बन जाएगी? इसको हटा करके 6 बन जाएगी। इसी तरीके से वापस से इंक्रीमेंट में 4 से कॉल करेगा तो 6 और प्लस 4 कर देगा, तो यहाँ पे लास्ट में काउंट की वैल्यू क्या बन जाएगी? 10 बन जाएगी, और ये लास्ट में आपकी 10 वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा A10, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में इंट x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे तो बहुत ही ईजी है, यहाँ पे ओनली प्रेसिडेंस हमें चेक करना है। तो उस केस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन अलग हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन अलग हो गया, क्योंकि इन दोनों की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। तो 6 प्लस 20 करेंगे तो 26, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट आपके पास में इन ए फॉर लूप C language, if the condition is missing, then infinite loop can be avoided by। यदि हमारे पास में फॉर लूप लगा हुआ है, देन सपोज टू बी मैंने यहाँ पे लगाया फॉर लूप, देन यहाँ पे कंडीशन मैंने लगा दी i इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पे मैंने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई और डायरेक्टली मैंने लिख दी i प्लस प्लस, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ? इस फॉर लूप को मैं कैसे रोक सकती हूँ? तो यहाँ पे आप यदि गो टू स्टेटमेंट यहाँ पे लिखोगे तो भी ये स्टेटमेंट रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने गो टू देन कोई लेबल दे दिया और वो लेबल आपके फंक्शन के इस फॉर लूप के बाहर एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में आपका ये फॉर लूप का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। यहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट है तो भी रुक जाएगा, और कहीं पे आपने ब्रेक लगा रखा है तो भी उस केस में आपका फॉर लूप का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा B C D। तो यहाँ पे आंसर है आपके पास में C, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट आपकी ओनली एक स्टेप को रोकता है, बट वो वापस से फॉर लूप में भेज देता है। जैसे क्या होता है, कंटिन्यू यदि यहाँ पे लगाया है तो पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो वाली रुक जाती है, देन वापस से वो कहाँ पहुंच जाता है? स्टार्टिंग ऑफ फॉर लूप पे पहुंच जाता है नेक्स्ट इंक्रीमेंट के साथ में, ठीक है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट आपके कभी भी एग्जीक्यूशन को रोक नहीं पाता। नेक्स्ट, टाइम टेकन फॉर एडिशन ऑफ एन एलिमेंट इन ए क्यू इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो यहाँ पे अपन एलिमेंट किस में ऐड कर रहे हैं? क्यू के अंदर ऐड कर रहे हैं। जैसे सपोज टू बी ये क्यू बनी हुई है, इसके अंदर जो हमारा फ्रंट होता है वहां से अपन वैल्यूज को
निकालते हैं और बैक एंड से जो कि हम लोग क्या बोलते हैं इसको रियर बोलते हैं, वहां से हम लोग वैल्यूज को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज बाहर निकलती है, यहाँ से वैल्यूज ऐड होती है। तो यहाँ पे यदि हम लोगों को एक एलिमेंट ऐड ऑन करना है तो हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, हम उसका इंक्रीमेंट करके डायरेक्टली वैल्यू को पुट ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में आपके पास में आंसर हो जाएगा बिग O 1। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इज। लीनियर सर्च का क्या मतलब हुआ कि आपके पास में जो कोई भी एरे है या लिंक लिस्ट है या फिर कोई भी क्यू है, तो उस केस में आप लोग क्या कर रहे हो, कोई भी एलिमेंट को आप सर्च कर रहे हो, बट वो जो एलिमेंट्स है उनका कोई भी ऑर्डर सेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास में रखे हुए, वो कोई रैंडम नंबर से जो कि आपके पास में लिस्ट में स्टोर है। ठीक है, तो उस केस में यदि आप सर्चिंग करते हो तो आप लोग क्या करते हो, आपका जो गिवन एलिमेंट जिसको सर्च करना है उससे हर एक वैल्यू को यहाँ पे कंपेयर करते हो। पहले इसको कंपेयर करोगे, देन इसको कंपेयर करोगे, देन इसको, इस तरीके से आप लोग कंपेयर करते जाओगे। कब तक कंपेयर करोगे, जब तक या तो वैल्यू नहीं मिल जाती या जब तक हमारी लिस्ट एंड नहीं हो जाती। ठीक है, तो यदि हमारे पास में वर्स्ट सिनेरियो हम लोग देखें, यदि वो एलिमेंट आपकी लिस्ट में नहीं है तो वो कब तक कंपेयर करेगा, जब तक कि लास्ट एलिमेंट चेक नहीं हो जाता। तो उस केस में यदि इतने कंपैरिजन करेगा तो कंपैरिजन कितने हुए, बिग O n, क्योंकि जितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे उतने कंपैरिजन आपको करके देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है C++ वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय। C++ किसने डेवलप की थी, ये बचाने स्ट्रुप ने डेवलप की थी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एक कंस्ट्रक्टर इन C++ इज कॉल्ड व्हेनेवर। कंस्ट्रक्टर होता क्या, बेसिकली वो आपका एक फंक्शन होता है, हम बोल सकते हैं उसका जो नेम होता है फंक्शन का नाम, वो आपकी क्लास के नाम से मैच करना चाहिए। ठीक है, और उसका कोई भी रिटर्न टाइप स्पेसिफाई हम लोग नहीं करते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। वो क्या काम करता है, आपके ऑब्जेक्ट जो भी हम लोग उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं उनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। अब वो ऑटोमेटिकली कब कॉल होता है, जब भी आपका ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन होता है तब हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपके पास में IDE इज, तो IDE होता है हमारे पास में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी प्रोग्राम आपको बनाना है तो जो मल्टीपल कंपोनेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में एक ही फ्रेमवर्क में अवेलेबल है। दैट फ्रेमवर्क विल बी कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे आप लोगों ने नेटबीन्स यूज किया होगा, विजुअल बेसिक्स यूज किया हुआ, या फिर एक्लिप्स यूज किया हुआ होगा, या फिर आप लोगों ने एनाकोंडा यूज किया होता है, ये सारे के सारे आपके IDE के एग्जांपल्स हैं। जैसे आपके जो नेटबीन्स और एक्लिप्स हैं वो आपको इंटरफेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, जिसके अंदर फॉर्म बना सकते हो डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप से, ऑटोमेटिकली बैकएंड की कोडिंग हो जाती है उसके अंदर। आप उनके ऑब्जेक्ट के हायरार्की से आपके उन कंपोनेंट्स को मैनेज कर सकते हो, अपने प्रोग्राम को बहुत इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज, जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो प्लेटफॉर्म क्या होता है, पहली चीज प्लेटफॉर्म होता है जिसके अंदर आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर और आपका सॉफ्टवेयर मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों इंक्लूड होते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्लेटफॉर्म। वो इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या, वो आप किसी भी हार्डवेयर पे या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, मतलब विंडोज के बने हुए प्रोग्राम को आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट कैसे करते हो, आपने सपोज टू बी विंडोज के अंदर प्रोग्राम बनाया, उसको कंपाइलर के थ्रू कंपाइल कर लिया, कंपाइलर ने क्या आउटपुट दिया, आपका ऑब्जेक्ट कोड का एज एन आउटपुट दिया। अब उस ऑब्जेक्ट कोड को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जाकर के उसका इंटरप्रेटर का यूज करके हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसलिए बोला गया है जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट है जावा डिफर्स फ्रॉम C++ बिकॉज it doesn't support the operator overloading, pointers and global variable। तो तीनों ही फंक्शनैलिटी आपके पास में जावा में नहीं होती, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है इन मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। तो यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस जो है आपका, उसके अंदर मल्टीपल जो फॉर्म्स होते हैं वो एज ए चाइल्ड फॉर्म्स होते हैं और वो आपके एक मेन फ्रेम में रखे जाते हैं। ठीक है, और ये जो चाइल्ड फ्रेम्स होते हैं वो इंडिविजुअली तो अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सेपरेटेड, उनकी फंक्शनलिटी अलग अलग होती है, बट एक वो मेन फ्रेम के अंदर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। क्या डिसएडवांटेजेस होता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट करंटली ओपन विंडो
एंड कंटेंट इज ओवरलैपिंग। तो दोनों ही आपके डिसएडवांटेजेस आपके मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस में हो सकती है, क्योंकि जब एक ओपन विंडो है उसके अंदर मल्टीपल फॉर्म्स आपके गिवन है, तो उस केस में हमारे पास में पॉसिबिलिटी होती है कि जो ओपन विंडो है उसकी हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशन कम हो, उसकी प्रॉपर्टीज हमें विजुअलाइज ना हो पाए। ठीक है, उसके बाद में कंटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब है यदि आपके पास में जो अपने चाइल्ड फ्रेम्स आपने बना रखे हैं वो बहुत ज्यादा है तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपके पास में सी। नेक्स्ट आपके पास में लिंक लिस्ट आर नॉट सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बाइनरी सर्च। ऐसा क्यों है? क्योंकि बाइनरी सर्च जो है वो कब यूज किया जाता है? जब आपकी वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में एरे के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, वहां पे इसलिए हो पाता है क्योंकि वहां पे हम लोग इंडेक्स जो वैल्यू है उनकी मिडल वैल्यू से हम लोग चेक कर करके डिक्शनरी के जैसे हम लोग अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाते हैं। बट लिंक लिस्ट में यहाँ पे कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं होता, हमें 1 बाय 1 आपकी लीनियर सर्च की जैसे जाना पड़ता है लिंक लिस्ट के केस में। तो वो चीज आपके बाइनरी सर्च के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि बाइनरी सर्च में डायरेक्टली आपके इंडेक्स वैल्यू किसके मिडल के अकॉर्डिंग आपकी सर्चिंग की जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपके पास में यूज ऑफ द फंक्शन। हम फंक्शन का यूज क्यों करते हैं? फर्स्ट, enhance logical clarity of program, make debugging easier और help avoid the repeating of statement। तो तीनों चीजें आपकी ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपके पास में कैरेक्टर वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज कैन स्टोर एट ए टाइम। यदि किसी भी कैरेक्टर वेरिएबल की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक बार में कितने कैरेक्टर वेरिएबल हम स्टोर करते हैं? एक बार में एक कैरेक्टर वैल्यू को हम लोग स्टोर करते हैं, जो कि कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिथम। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लीनियर सर्च के अंदर 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स के हमें कंपैरिजन करना होता है। तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा आंसर बी, बिग ओ एन। नेक्स्ट आपके पास में एन एल्गोरिथम इज। एल्गोरिथम क्या होता है? ए पीस ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, a loosely written code to make final code, a step by step procedure to solve a problem। तो ये हो जाएगा आपके पास में सी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, एक लॉजिक लिखा हुआ होता है प्रोग्राम का, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में इफ द एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड Which one of the algorithm will exhibit the best performance। यदि आपका algorithm almost sorted format में already available है तो उस केस में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन सा एल्गोरिथम देता है? उस केस में इंसर्शन सॉर्ट सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास में होती है बिग ओ V प्लस ई, जहां पे आपके V होती है नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड E होती है नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, नेक्स्ट है द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट इज। क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो हाईएस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्विक सॉर्ट की क्या होती है? बिग ओ एन स्क्वायर होती है, जो कि वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, एवरेज केस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर होता एन लॉग एन, बट यहाँ पे सिंपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जा रही है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बिग ओ एन स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है an algorithm is made up of two independent time complexities big O n and the gn, then complexities of algorithm is an order of। तो उस केस में आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो होती है मैक्सिमम ऑफ fn एंड gn। ठीक है, जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना, यदि हमारे पास में कोई फंक्शन है और जिसका फंक्शन का इक्वेशन है n स्क्वायर n, तो इस केस में यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती है? क्योंकि n स्क्वायर के कंपैरिजन में n की वैल्यू बहुत कम है, तो उस केस में हम लोग ये बोलते हैं इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो n स्क्वायर। तो वो कैसे हमने मेजर की कि दोनों का हम लोगों ने मैक्सिमम निकाला, तो वही मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या बन जाती है? कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में Which of the following sorting algorithms doesn't have a worst case running time complexity of big O n square। इनमें से ऐसी कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट केस की वो बिग O n स्क्वायर नहीं होती? तो देखो बिग O
आपकी क्विक सॉर्ट की भी होती है, बबल सॉर्ट की भी होती है, इंसर्शन सॉर्ट की भी होती है, ठीक है। मर्ज सॉर्ट की कभी भी आपकी वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी बिको एन स्क्वायर नहीं होती। क्या होती है वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी? एन लॉग एन होती है, जो आपके एन स्क्वायर के कंपैरिजन में छोटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में किस तरीके के कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं? कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें खुद के क्लास के ऑब्जेक्ट को ही वो पास ऑन करता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो आपका कंपाइलर प्रोवाइड करता है। और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें नंबर ऑफ लोकल पैरामीटर्स हम लोग असाइन कर सकते हैं, ठीक है। उस केस में हमारे पास में हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्रेंड कंस्ट्रक्टर नाम का कोई कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट हमारे पास में आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ द क्लास। इनमें से कौन सा आपका क्लास का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रेंड फंक्शन है वो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता है, वो हमेशा फ्रेंड फंक्शन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, विच ऑपरेटर इज ओवरलोडेड फॉर ए सी आउट ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जो आपके सी आउट ऑब्जेक्ट में काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करने के लिए हम लोग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं और वो होता है आपका बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इनमें से कौन सा इनहेरिटेंस का टाइप नहीं है? मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, ये तीनों इनहेरिटेंस के टाइप हैं, पर डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसा कोई इनहेरिटेंस आपका नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच मेंबर्स आर इनहेरिटेड बट आर नॉट एक्सेसिबल इन एनी केस। ऐसे कौन से मेंबर्स है जो आपके एक्सेसिबल नहीं होते? तो वो होते हैं आपके इनहेरिटेंस के केस में प्राइवेट वेरिएबल्स। कभी भी हम लोग उनको क्लास के बाहर कॉल नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है, द करेक्ट सिंटैक्स टू एक्सेस द मेंबर ऑफ द ith स्ट्रक्चर इन द एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे आप लोगों के पास में स्ट्रक्चर्स का एरे दिया हुआ है। कितने एलिमेंट्स है आपके स्ट्रक्चर्स के एरे में? 50 एलिमेंट है। अब हर एक जो स्ट्रक्चर का एलिमेंट है, या हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चर के जो इंस्टेंसेस हैं उनके अंदर कितने वेरिएबल से एक एक वेरिएबल है, और वो वेरिएबल आपका बी। यदि हमें कोई पर्टिकुलर आपके इंस्टेंस का वेरिएबल बी निकालना है तो उस केस में आपके पास में ऑप्शन होता है एस, उसके बाद में हम लोग उसके ith एलिमेंट को स्पेसिफाई करते हैं, देन डॉट बी। तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज निकालते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपके पास में What will be the output of the following C कोड का क्या आउटपुट हो सकता है? अब यहाँ पे देखो हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मेन है, उसके अंदर आपने किसको कॉल किया? एम फंक्शन को कॉल किया। एम फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं तो हमारे पास में क्या है? हाई प्रिंट हो रहा है, देन अगेन एम कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे वापस एम कॉल करेगा, एम का एग्जीक्यूशन जाएगा, यहाँ पर वापस से एम की कॉलिंग होगी, देन अगेन आपके एम को कॉल करता रहेगा। तो ये इनफाइनाइट आपका लूप चलेगा। तो यहाँ इनफाइनाइट हाई आपका प्रिंट होता रहेगा, आपका बीच में ऑटोमेटिकली स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के केस में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो यहाँ पे आपका ट्रू स्टेटमेंट है, द ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। क्योंकि क्लास क्या है? एक टेम्पलेट होती है, इसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। कब तक नहीं होता? जब तक उसका कोई भी एक ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग न्यू क्लासेस कैन बी डिफाइंड बाय एक्सटेंडिंग द एग्जिस्टिंग क्लासेस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। यदि हमारे पास में कोई क्लास ऑलरेडी बनी हुई है और उसकी फंक्शनैलिटी को यूज करते हुए हमें नई क्लास बनानी है, तो उस केस में हम लोग इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ताकि पहले जो ऑलरेडी क्लास बनी हुई उसको भी हम लोग यूज कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है, द रैपिंग अप ऑफ द डेटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। यदि हम बात करें डेटा और फंक्शन को जब एक साथ रैप कर दिया जाता है, कैसे रैप करते हैं? हम क्लास में रैप करते हैं, जिसके अंदर आपके क्लास के मेंबर वेरिएबल्स भी आ जाते हैं और मेंबर फंक्शंस भी आ जाते हैं। तो उस रैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन जावा डिक्लेयरिंग ए क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट इज यूजफुल। कब होती है यूजफुल? व्हेन इट डजंट मेक सेंस टू हैव ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। हम उस क्लास के जब ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि उस क्लास के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस है जिनकी डेफिनेशंस अवेलेबल नहीं है। उन क्लासेस का हम लोग बनाते ही क्यों है? ताकि हम उसको इनहेरिट करके अपने जो हमारी जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर उसके फंक्शंस को डिफाइन कर पाए, इसलिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। तो इसीलिए हम लोग उस क्लास को क्या कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द गिवन कोड जहां पे s1 इक्वल्स टू यस, s2 इक्वल्स टू यस, s3 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग s1, ठीक है।
तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू रिटर्न करेगा, तो इस केस में आपका S1 इक्वल्स टू S2 आपको ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वी कैन कंपाइल जावा प्रोग्राम विथ फॉलोइंग कमांड। जावा प्रोग्राम के लिए हम लोग जावा सी कंपाइलर का यूज करते हैं, इसलिए हम लोग हमारी कमांड क्या होती है, जावा सी स्पेस क्लास नेम डॉट जावा, और जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास में होती है जावा स्पेस क्लास नेम, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी जावा सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन जावा, इनमें से कौन सा कीवर्ड जावा में नहीं है, तो यहाँ पे फाइनलाइज नाम का कोई कीवर्ड नहीं है, फाइनलाइज हमारे पास में मेथड अवेलेबल है जावा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में द ऑब्जेक्ट ब्राउजर इन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ब्राउजर होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर, वो आपके ऑब्जेक्ट की लाइब्रेरीज को डिस्प्ले करता है, उसके अंदर उसके डेटा को, उसके कोड को स्पेसिफाई करता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। In integrated development environment, which one of the following is used to design the layout of an application? यदि हमें integrated development environment के अंदर आपके एप्लीकेशन का लेआउट बनाना है, उस केस में हम लोग यूज करते हैं ए फॉर्म डिजाइनर विंडो, तो उसमें आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इन मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस के अंदर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑल विंडोज रिजाइड अंडर ए सिंगल पेरेंट विंडो, विंडोज आर सेपरेटेड बाय ईच अदर, तो दोनों ही चीजें आपके यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपके पास में द डिसएडवांटेजेस ऑफ एमडीआई, तो ये आंसर, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, तो इस केस में हमारे पास में आंसर हो जाएगा, ये दोनों आपके डिसएडवांटेजेस हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ब्लैंक इज यूज टू फाइंड एंड फिक्स द बग्स इन द जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम के अंदर आपके बग्स को फिक्स करने के लिए आपके पास में क्या होता है, एक आपके पास में कमांड लाइन के प्रोग्राम होता है जो कि आपका होता है जावा डीबगर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिमेनिंग टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, और देन उसके बाद में हम लोग आपके प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।